अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल माय डेली ट्यूटर। आज के लेक्चर में हम क्लास 9 के चैप्टर नंबर 4 टर्निंग इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर जो है हम इसके तमाम क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर चुके हैं। तो आज हम सबसे पहले इसके न्यूमेरिकल से स्टार्ट लेंगे 1B और 1C। अच्छा, मैं आपको इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करवाने के साथ साथ मार्क भी करवाती जाऊँगी कि कौन से न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। जो पहले वाले दो न्यूमेरिकल्स देख रहे हैं ना बेटा आप, बी और सी, ये आपके न्यूमेरिकल्स एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये इंतहाई आसानी से 2 सेकंड्स के अंदर सॉल्व होने वाले न्यूमेरिकल्स हैं और ये आपके एमसीक्यूज़ में पूछे जाएंगे। तो डेटा बनाते हैं। आपको पहले न्यूमेरिकल में कहा जा रहा है अ पेयर ऑफ लाइक पैरेलल फोर्सेस 15 न्यूटन ईच आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी, फाइंड द रिजल्टेंट। देखें, डेटा बनाते हैं, आप इसको समझें। कह रहे हैं एक पेयर है लाइक फोर्सेस का। लाइक फोर्सेस का मतलब होता है बेटा, हम अपने जो इस चैप्टर पढ़ा था उसमें हम पढ़ चुके हैं कि लाइक फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में जाने वाली फोर्सेस। कह रहे हैं दो एक ही डायरेक्शन में जाने वाली फोर्सेस का पेयर है। आपने इनका रिजल्टेंट मालूम करना है। लाइक ये आपकी F1 फोर्स है, ये आपकी F2 फोर्स है। रिजल्ट में आपको बताना है कि टोटल फोर्स कितनी लगी। देखें, इसको देखते ही आपके माइंड में आ गया होगा कि ये 30 न्यूटन की फोर्स लग रही होगी टोटल। बस आपको ये चीज़ सॉल्व करके दिखा देनी है। हम डेटा बनाते हैं। दो फोर्सेस थी आपके पास, F1 F2, जो कितनी थी बेटा, 15 न्यूटन की। और आपको रिजल्टेंट मालूम करना है। तो रिजल्टेंट फोर्स किसके बराबर होगी बेटा, F1 प्लस F2 के, राइट। तो रिजल्टेंट कितना निकल आएगा, जब हम 15 में 15 ऐड करेंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा 13 न्यूटन। तो ये न्यूमेरिकल 1 सॉल्व हो गया, इजी था, इसलिए ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है। इसके पार्ट 2 में आपसे क्या कह रहे हैं, टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं 10 न्यूटन की। अब इसका भी आपको रिजल्ट मालूम करना है। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस का मतलब होता है बेटा ऐसी फोर्सेस जिनका डायरेक्शन अलग हो। लाइक एक इस तरह से लग रही है 10 न्यूटन, ठीक है, तो दूसरी इस तरह से लग रही है 10 न्यूटन। तो आप बताइए, अगर दो फोर्सेस जो हैं जिनका डायरेक्शन बिल्कुल अलग है, फॉर एग्जांपल ये एक बॉक्स रखा हुआ है, इसके बीच में एक 10 न्यूटन की फोर्स यहाँ से लग रही है, एक 10 न्यूटन की फोर्स यहाँ से लग रही है, तो रिजल्ट में क्या होगा, क्या ये बॉक्स अपनी जगह से हिलेगा? आपका जवाब होगा नो। रिजल्ट में क्या होगा, इसका रिजल्ट ज़ीरो आएगा। क्यों? क्योंकि ये अनलाइक हैं, पैरेलल हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो इनको कैसे सॉल्व करते हैं बेटा, इसका डेटा बना लेते हैं कि आपके पास एक फोर्स है F1 10 न्यूटन के बराबर, तो दूसरी बेटा पता है किसके बराबर होगी, -10 न्यूटन के। क्यों? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है। ओके, इनको ऐड कर लेते हैं रिजल्टेंट के लिए। F बराबर होगा F1 प्लस F2 के। F बराबर होगा एक 10 तो एक -10, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और जवाब होगा ज़ीरो। तो जब अनलाइक सेम मैग्नीट्यूड की पैरेलल फोर्सेस होती हैं तो जवाब आता है ज़ीरो। तो यहाँ तो ये दो न्यूमेरिकल सॉल्व हुए। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, अब जो क्वेश्चन नंबर 2 था ना बेटा, इसके अंदर आपको हेड टू टेल रूल पढ़ाया गया था। हेड टू टेल रूल का मतलब होता है वेक्टर्स को ऐड करने का तरीका, उनको बना के, उनको ड्रॉ करके, ठीक है। इसी हेड टू टेल रूल की मदद से आपको इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करके दिखाना है। इस न्यूमेरिकल को पढ़ते हैं। इसमें आपको क्या दिया हुआ है, इसमें आपको 3 फोर्सेस दी हुई हैं। एक है आपकी 12 न्यूटन की, एक है आपकी 8 न्यूटन की और एक है आपकी 8 न्यूटन। ओके। अच्छा, जो पहली 12 न्यूटन की है वो अलोंग एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे पाई जा रही है। दूसरी जो है वो 45 डिग्री का एंगल बना रही है एक्स एक्सिस पे। और तीसरी जो है 8 न्यूटन की, वो वाई एक्सिस पे पाई जा रही है अलोंग वाई एक्सिस। इसका मतलब क्या है, हम पहले इसको ड्रॉ करते हैं, समझते हैं, फिर हमें क्या करना है, इसमें इसका रिजल्ट मालूम करना है और डायरेक्शन मालूम करना है। तो चलें इसको ड्रॉ करते हैं। ठीक है जी, हमने देखें डेटा बना लिया कि आपसे कहा जा रहा था कि पहली फोर्स जो है वो 12 न्यूटन की है और वो कैसी है, अलोंग एक्स एक्सिस। अभी मैं इसको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। अलोंग एक्स एक्सिस का मतलब क्या है? अलोंग एक्स एक्सिस का मतलब हुआ बेटा कि जब आप इसको ड्रॉ करेंगे, देखें, जब आप इसको ड्रॉ करेंगे, ये आपका वाई एक्सिस होता है, ये आपका एक्स एक्सिस होता है। अलोंग एक्सिस का मतलब है एक्स एक्सिस के साथ चल रहा है। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ तो ये कुछ इस तरह की फोर्स बनेगी, 12 न्यूटन, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये एक्स एक्सिस के साथ ही है। तो एक तो मैंने वेक्टर ड्रॉ कर लिया। हमने हेड टू टेल रूल में क्या करना होता है, जैसे हमें बताया होता है वैसे ही हम अपने सारे वेक्टर्स को ड्रॉ करते हैं।
ठीक है, पहला ड्रॉ हो गया कि आपने उसको 12 न्यूटन के हिसाब से, अभी मैं इसको आपको सिर्फ बना के दिखा रही हूँ कैसे। दूसरा कैसे बनाना है, आपने जो है 45 के एंगल पे। अब अगर आपका ये एक्स एक्सिस है बेटा, तो 45 का एंगल क्या होता है, इस तरह से, आपको पता है 45 एंगल इस तरह से कुछ बनता है। तो ये आपका सेकंड वेक्टर हो गया जो कि 8 न्यूटन है और 45 का है। तीसरा आपको पता है अलोंग वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस के करीब कैसा हुआ, आपको पता है वाई अलोंग का मतलब होता है कि वाई एक्सिस के ऊपर ही। तो तीसरा वेक्टर कुछ इस तरह से बनेगा 8 न्यूटन का वाई एक्सिस के ऊपर, ठीक है, 8 न्यूटन का वाई एक्सिस पे। तो देखिए 3 वेक्टर्स मैं अभी सारे ये अगर रिमूव कर देती हूँ तो आपको सिर्फ तीनों वेक्टर्स मिल जाएंगे जो बने। एक एक्स एक्सिस पे इस तरह से होगा, एक इस तरह से 45 का एंगल, और एक वाई एक्सिस का इस तरह का। तो इसको रिमूव करते हैं। ये देखें एक्सेस मैंने मिटा दी हैं। तो आप डायरेक्शंस देख लें कि पहला वेक्टर को हमने ए नाम दे दिया, उसका डायरेक्शन ऐसे होगा। दूसरे वेक्टर जो 45 का एंगल बना रहा था एक्स एक्सिस से, उसका डायरेक्शन ये होगा। और थर्ड जो वाई एक्सिस के अलोंग था, उसका डायरेक्शन ऐसे होगा 90 पे। तो मैंने देखें यही इसके थीटास लिख लिए कि 0 पे बनेगा, एक 45 पे और एक 90 पे। अब हमने क्या करना होता है, हेड टू टेल रूल के मुताबिक हमें एक सूटेबल स्केल चूज़ करना होता है, क्योंकि देखिए जाहिर है हम ये 12 न्यूटन 8 न्यूटन ये फोर्सेस तो हम डायरेक्ट नहीं बना सकते ना अपने पेपर पे। तो हम सेलेक्ट करते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि मेरा 1 सेंटीमीटर बराबर है 2 न्यूटन के। ओके, तो अगर मेरी 12 न्यूटन की फोर्स है तो वो बराबर हो जाएगी, ऑब्वियस है, 6 सेंटीमीटर के। और अगर मेरी 8 न्यूटन की फोर्सेज हैं तो वो बराबर हो जाएंगी बेटा कितने के, 4 सेंटीमीटर के। ओके, अब मैं इस तरह के डायरेक्शंस के वेक्टर्स बना लूँगी अपनी इन वैल्यूज़ के साथ। ओके, तो हम इसको ड्रॉ करते हैं। ये देखें, सबसे पहले मैंने स्केल की मदद से इसको 6 सेंटीमीटर बना लिया इस वेक्टर ए को, ठीक है। अब मैंने इस वेक्टर को अपना बी वेक्टर बोल दिया जो सेकंड था। अब मैं इसको कैसे बनाऊंगी, मुझे 45 के एंगल पे बनाना है ना, मैं इसको अपना डी यहाँ पे रखूँगी। ओके, डी रखने के बाद देखें 45 जहाँ पे भी आ रहा है, 45 ये है आपका 50, 45 यहाँ, ये आपका 45 आ रहा है। इसको देखते हुए मैंने सेम एग्जैक्टली ये वाला वेक्टर ड्रॉ करना है, लेकिन कितना ड्रॉ करना है, इसको मैंने 4 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है। तो मैं इसको 4 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लूँगी। ये देखें 4 सेंटीमीटर मैंने इसको ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। इसके बाद मैं 90 मतलब 90 बिल्कुल सीधा और 4 सेंटीमीटर का एक और ड्रॉ कर लूँगी थर्ड वेक्टर, क्योंकि देखिए मेरा थर्ड वेक्टर जो था वो किस तरह से बना हुआ था, वो ये है ना, हेड टू टेल रूल के हिसाब से हमने जोड़ा, पहले का हेड दूसरे की टेल से, दूसरे का हेड तीसरे की टेल से। अब हम क्या करेंगे, एक रिजल्टेंट वेक्टर, आपको पता है रिजल्टेंट वेक्टर किस तरह बनाते हैं कि हमने लास्ट वाले के हेड से रिजल्टेंट का हेड जोड़ना होता है और पहले वाले की टेल से रिजल्टेंट का टेल जोड़ना होता है। तो अब हम इसको मेजर कर लेते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। तो इसको हम मेजर करते हैं, ये इसकी वैल्यू आ रही है, ये आ रही है बेटा 11.2। 11.2। तो मेरा रिजल्टेंट किसके बराबर हुआ, मेरा जो रिजल्टेंट वेक्टर है आर, ये बराबर हुआ 11.2 सेंटीमीटर्स के। और जब मैं इसको न्यूटन में करूँगी तो देखिए मुझे क्या करना होगा, इस 11.2 को मल्टीप्लाई करवा देना होगा 2 से, तो ये हो जाएगा आपका 22.4 न्यूटन। फोर्स आपका रिजल्टेंट आपका न्यूटन के अंदर ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसका एंगल मालूम कर लेते हैं। इसका एंगल मालूम करने के लिए ये वाला हम फिर डी का इस्तेमाल करेंगे। हम अपने डी को यहाँ पे रखेंगे एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है। और जहाँ पे ये लाइन आ रही होगी, देखिए ये आ रही है आपकी 30 और 40 के बीच में, ये आ रही है 30.8 पे। तो इसका एंगल कितना हो गया बेटा, ये हो गया आपका 30.8। तो हमने थीटा भी मालूम कर लिया, थीटा कितने आ गया 30.8 के। तो यहाँ ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। अच्छा, ये वाला न्यूमेरिकल जो है आपके एग्जाम्स के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम्स में इतने बड़े न्यूमेरिकल्स तो नहीं आते, इसलिए मैंने इसको क्रॉस लगाया हुआ है। सॉल्व मैंने आपको कर दिया है कि अगर आपके स्कूल के में आपको कहा जाए तो आप कर लीजिए, एग्जाम्स के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। थर्ड न्यूमेरिकल का हम डेटा बनाते हैं, जिसमें कहा जा रहा है आपसे कि एक गार्डनर है इज़ ड्राइविंग अ लैंड मूवर विद द फोर्स ऑफ 80 न्यूटन। एक गार्डनर है बेटा जो 80 न्यूटन की फोर्स के साथ एक लैंड मूवर जो घास काटने की मशीन होती है ना वो चला रहा है। कितनी फोर्स लगा रहा है, 80 न्यूटन। दैट मेक एन एंगल ऑफ 40 डिग्री विद द ग्राउंड। और वो जो लैंड मूवर है वो 40 डिग्री का एंगल बना रही है ग्राउंड के साथ। आपको फाइंड क्या करना है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स। ये देखें, ये रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से
न्यूमेरिकल कंसर्न करता है। अगर आपको न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से समझने हैं तो पहले आप मेरी जो मैंने इसके सारे सवाल सॉल्व करवाएं वो वीडियो जाके देखें, तो आपके कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो जाएंगे, जिसमें मैंने तमाम चीज़ें समझाई हैं। तो खैर इसमें हम डायरेक्ट करते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में। आपको पता है कि एक वेक्टर जो है फोर्स वेक्टर, वो डिवाइड होता है अपने टू कंपोनेंट्स में, एक एफ एक्स और एक एफ वाई। तो ये दो एफ एक्स जो है आपका हॉरिजेंटल कंपोनेंट कहलाता है और एफ वाई आपका वर्टिकल कंपोनेंट। तो यहाँ बेसिकली हमें एफ एक्स और एफ वाई मालूम करने को कहा गया है। तो डेटा बना लेते हैं। डेटा बना लिया हमने बेटा। हमें फोर्स दी हुई थी 80 न्यूटन की, थीटा था 40 और वर्टिकल और हॉरिजेंटल कंपोनेंट मालूम करने थे जो कि होते हैं एफ एक्स और एफ वाई। ठीक है, तो देखें एफ एक्स मालूम करने का फॉर्मूला आपको पता है। एफ एक्स मालूम का फॉर्मूला होता है एफ कॉस थीटा और एफ वाई मालूम करने का फॉर्मूला होता है एफ साइन थीटा। ओके, एफ एक्स मालूम करने के लिए हमारी एफ की वैल्यू हम पुट करेंगे 80 और कॉस कितना पुट कर देंगे, थीटा को कितना दिया हुआ है 40। इसी तरह से एफ वाई मालूम करने के लिए एफ की वैल्यू पुट करेंगे हम 80 और साइन कितना पुट करेंगे हम 40। साइन हमें क्या दिया हुआ है 40। ठीक है जी। अच्छा देखें, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 80 आपने ऐसे लिखा। कॉस 40 जो होता है बेटा, जब आप कैलकुलेटर में लिखेंगे कॉस 40, तो देखिए मैंने यहाँ लिख लिया कॉस 40 बराबर होता है 0.766 के। ओके, और एफ वाई मालूम करने के लिए आप क्या करेंगे, 80 को मल्टीप्लाई करेंगे साइन 40 से। तो जो साइन 40 जब आप कैलकुलेटर में डालेंगे तो वो बराबर होता है 0.642 के। साथ ही साथ मैंने दोनों कर दिया, आसान है। अब एफ एक्स के लिए आपने सिंपली क्या करना है, इस 80 को 0.766 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब आप इस 80 को 0.76 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 61.2 न्यूटन के बराबर। ठीक है, और एफ आई मालूम करने के लिए क्या करेंगे, आप इस 80 को मल्टीप्लाई करवा देंगे इससे। तो जब आप इस 80 को इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे 0.642 से, तो ये बराबर हो जाएगा 51.36 न्यूटन। ठीक है, दोनों न्यूमेरिकल सॉल्व हो गए, बहुत ही आसान सा न्यूमेरिकल था। अब न्यूमेरिकल नंबर 4 की तरफ चलते हैं, उसका डेटा बनाते हैं। अच्छा जी, न्यूमेरिकल नंबर 4 में आपसे क्या कहा है, आपसे कह रहे हैं हाउ कैन यू डिटरमाइन अ फोर्स फ्रॉम अ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अब देखें ये इसका उल्टा है, आपको इसमें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट दिए हुए, इन्हें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी कहा जाता है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट भी कहा जाता है। तो एफ एक्स और एफ वाई आपको दिए हुए हैं। मैं यहीं पे इसका डेटा बना लेती हूँ ताकि आपको लगे इसकी रिजेम्बलेंस। डेटा बनाते हैं हम न्यूमेरिकल नंबर 4 का। हमारा ये न्यूमेरिकल नंबर 4 है। ठीक है, आपको इसमें क्या दिए हुए हैं बेटा, इसमें आपको एफ एक्स और एफ वाई जो है वो दिए हुए हैं। अब देखते हैं आपको कितने दिए हुए हैं एफ एक्स और एफ वाई जो है आपको दिए हुए हैं। एक मिनट, सॉरी, मैं ये था हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट्स आपको दिए हुए हैं 4 और 3 न्यूटन के बराबर। तो आपको दिए हुए हैं 4 न्यूटन और 3 न्यूटन। अच्छा, इसके आगे रिस्पेक्टिवली का वर्ड लिखा हुआ है। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है बेटा कि हॉरिजॉन्टल पहला कंपोनेंट है तो हॉरिजॉन्टल एफ एक्स होता है, तो एफ एक्स का 4 है, और वर्टिकल एफ वाई होता है तो एफ वाई का 3 है। अब आपको फाइंड क्या करना है, आपको रिजल्टेंट फोर्स मालूम करनी है और डायरेक्शन मालूम करना है। रिजल्टेंट फोर्स का मतलब है आपको एफ मालूम करना है बेटा, इसका रिजल्टेंट फोर्स एफ मालूम करना है, और इसको थीटा, ये दोनों चीज़ें आपने जो है मालूम करनी है। ठीक है, एफ मालूम करने के लिए आपका फॉर्मूला होता है एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर अंडर रूट, और थीटा मालूम करने का फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एफ वाई अपॉन एफ एक्स। फॉर्मूलाज पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करते हैं। देखें मैंने फॉर्मूला लिखा एफ मालूम करने का, एफ एक्स का स्क्वायर एफ वाई का स्क्वायर। एफ एक्स क्या था 4, 4 पे स्क्वायर, और एफ वाई क्या था 3, 3 पे स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 16, और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। तो जब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 25। 25 का जब अंडर रूट लेंगे, ऐसे कौन से दो नंबर्स हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 बनता है, वो होता है 5, 5 से 25। तो एफ कितनी निकल आएगी बेटा, एफ निकल आएगी 5 न्यूटन। ओके, एफ मालूम हो गया। अब हम इसका थीटा मालूम करते हैं। थीटा का फॉर्मूला लिखा हमने टेन इनवर्स एफ वाई अपॉन एफ एक्स। थीटा टेन इनवर्स एफ वाई की वैल्यू क्या थी 3/4। ठीक है, जब हम इस पहले 3/4 को डिवाइड करवाएंगे, जब हम इसको डिवाइड करेंगे बेटा तो ये बराबर होता है 0.75 के। अब आपने क्या करना है, कैलकुलेटर में शिफ्ट दबाना है। ठीक है, याद रखें शिफ्ट दबाना है, शिफ्ट के बाद 10 दबाना है, तो वो बन जाएगा टेन इनवर्स।
10 इनवर्स के बाद आपने अपनी वैल्यू पुट करनी है 0.75। तो जब हम 10 इनवर्स 0.75 करते हैं तो ये बराबर हो जाता है 36.8 डिग्री के। तो ये आ गई हमारी थीटा की वैल्यू। तो आसान था, ये न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो गया है। न्यूमेरिकल नंबर 5 की तरफ चलते हैं। अच्छा देखिए, न्यूमेरिकल नंबर 5 भी है, जिसके अंदर कह रहे हैं कि स्पैनर है, एक पाना है जिसकी लेंथ क्या है 0.3 मीटर। ठीक है, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेती हूँ कि एक पाना है स्पैनर जिसकी लेंथ है 0.3 मीटर के बराबर। ओके जी, जो टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है 300 न्यूटन का। टॉर्क क्या होता है बेटा? टर्निंग इफेक्ट को कहते हैं। कोई भी ऐसी ताकत जो किसी चीज़ को गोल घुमा दे उसे हम टॉर्क कहते हैं। तो कह रहे हैं जो टॉर्क है वो प्रोड्यूस कर रहा है ये पाना कितने का? 300 न्यूटन का। आपको क्या करना है, पहले फाइंड आउट करना है पार्ट 1 में, डिटरमाइन द फोर्स अप्लाइड इट, कि इस पाने पे कितनी फोर्स लगाई होगी कि ताकि ये 300 की घुमाई करे। ठीक है, कितनी फोर्स। पार्ट 2 में आपसे कह रहे हैं कि अब बताइए ये जो पाना है अगर अब इसकी लेंथ क्या होगी अगर अब ये 500 न्यूटन का टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, सेम फोर्स लगा रहा है लेकिन टॉर्क अब ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है 500, तो क्या इस लेंथ में कोई चेंज आया होगा? हम ऐसा भी करते हैं कि इस पानी के साथ कुछ अटैचमेंट कर लेते हैं कि इसकी लेंथ लंबी हो जाए। तो कह रहे हैं अब इसकी नई लेंथ क्या होगी। डेटा बना लेते हैं। देखें, मैंने डेटा बनाया है कि आपको पहली लेंथ दी हुई है 0.3 और इस लेंथ में जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है वो बराबर हो रहा है 300 का, और आपसे पूछ रहे हैं कि बताएं कितनी फोर्स लगी होगी। और पार्ट 2 में क्या किया है, इन्होंने इस टॉर्क को बढ़ा के 500 कर दिया है और फोर्स वही होगी जो हम मालूम करेंगे। लेंथ कह रहे हैं कि बताइए अब न्यू लेंथ क्या हो जाएगी। तो पहले पार्ट 1 को सॉल्व करते हैं। टॉर्क का फॉर्मूला बेटा आपको पता है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है टॉर्क इज इक्वल्स टू L इंटू एफ। ओके, अब आपको F को मालूम करना है। F कहता है मुझे साइड पे छोड़ो, तो जब हम इस F को अकेला छोड़ेंगे तो L जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाके क्या होगा बेटा? डिवाइड हो जाएगा। तो देखें, टॉर्क अपनी जगह पे ही रहेगा ऊपर और ये जो L है ये नीचे जाके डिवाइड होगा। वैल्यू पुट कर लेते हैं। F इजिकल्स टू T की वैल्यू 300 डिवाइडेड बाय 0.3। तो जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे 300 को 0.3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ रहा है बेटा 1000 न्यूटन के बराबर। ओके, अब देखें पार्ट 2 में मैंने क्या किया है, क्या कह रहे हैं कि पार्ट 2 के अंदर फोर्स वही है 1000 न्यूटन की, लेकिन क्या हुआ है टॉर्क बढ़ गया है 500। तो अब बताइए न्यू लेंथ क्या होगी। तो आप सेम टॉर्क का ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, T इजिकल्स टू L इंटू एफ। ओके, देखिए अब टॉर्क कितना हो गया है 500 का, लेंथ नहीं पूछ रहे कितनी होगी, फोर्स वही है सेम 1000 न्यूटन की। तो देखें सिंपली वही होगा, 1000 या मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो जब हम 500 बाय डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे इज इक्वल्स टू लेंथ के लिए, तो लेंथ आ जाएगी आपकी बेटा 500 डिवाइडेड बाय ये होता है 0.5 के। तो अब न्यू लेंथ कितनी आ गई? 0.5 मीटर। सॉल्व हो गया। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट सवाल के अंदर आपको सबसे पहले 6A में प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट समझाया गया। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट का मतलब होता है बेटा एक ऐसी कंडीशन जहाँ पे क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बराबर आ जाए। मैं ज़रा जल्दी जल्दी से आपको समझाती हूँ कि फॉर एग्जांपल ये एक झूला है, ठीक है, ये एक सीसॉ है जिस पे बच्चे बैठते हैं। ये यहाँ से सीसॉ अटैच होता है। फर्स्ट करें यहाँ एक बच्चा बैठा हुआ है, यहाँ एक बच्चा बैठा हुआ है। तो एक ऐसी कंडीशन ये, अच्छा ये अगर नीचे की तरफ जा रहा है तो क्लॉकवाइज घूम रहेगा, ये अगर ऊपर आ रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन एक ऐसी कंडीशन जहाँ पे इनका क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बराबर हो जाए, तो इस लम्हे को जब ये बैलेंस हो जाए तो इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। तो इसी तरह के प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट से रिलेटेड हमें एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है। न्यूमेरिकल पढ़ते हैं जिसके अंदर क्या कह रहे हैं, अ यूनिफॉर्म मीटर रॉड, एक यूनिफॉर्म मीटर रॉड है, इज सपोर्टेड एट द सेंटर, जो सेंटर से सपोर्ट हुई है। इसकी हम डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, ये मीटर रॉड बना ली हमने जो कि बीच से सेंटर से बैलेंस हुई हुई है। अब क्या कह रहे हैं इस पे, कह रहे हैं बैलेंस बाय टू फोर्सेस 12 न्यूटन और 20 न्यूटन। दो फोर्सेस इसके साथ लगी हुई हैं बेटा, एक 12 न्यूटन की और एक 20 न्यूटन की, जो आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया ना प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट वही होता है, ऐसा वर्क जब दोनों फोर्सेस एक दूसरे को क्या करते हैं, बैलेंस। ओके, नेक्स्ट पार्ट में आपसे क्या कह रहे हैं कि जो इफ 20 न्यूटन फोर्स इज प्लेस एट द डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर फ्रॉम पिवट, फाइंड द पोजीशन ऑफ 12 न्यूटन फोर्स फ्रॉम द अदर। ओके, कह रहे हैं ये जो पहली वाली है 12 न्यूटन फोर्स, ये इस पिवट से जहाँ से वो अटैच है, ये कितने दूर है बेटा? ये कह रहे हैं कि ये 3 मीटर की दूरी पे,
अब आपको मालूम कर लेना है कि इस पिवट से जो 20 न्यूटन की फोर्स है ये कितनी दूर है, यानी कि आपको ये वाला डिस्टेंस मालूम करना है। समझ आ गया? आपको दो फोर्सेस बताई हुई थी, एक की दूरी आपको बता दी है और एक की दूरी आपको नहीं बताई, आपको मालूम करना है। तो देखिए जैसे अभी मैंने आपको प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट समझाया, जिसके अंदर क्या होता है आपका कि क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बराबर होता है, यानी कि दोनों तरफ का टॉर्क बराबर है, इधर का भी टॉर्क और इधर का भी टॉर्क बराबर है। ओके जी। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, एफ इंटू आर कह लेंगे लेंथ के लिए एल, तो एफ इंटू आर हम यहाँ पे लगा लेते हैं और यहाँ पे भी क्या होगा एफ इंटू आर। ठीक है, यहाँ दो फोर्सेज है बेटा, अगर हम इसका डेटा बनाते हैं तो F1 आपको दी हुई थी 12 न्यूटन और F2 दी हुई थी आपको 20 न्यूटन। D1 डिस्टेंस करें, इसको D से शो कर देते हैं हम, D से डिस्टेंस 1 आपको कितना दिया हुआ था, डिस्टेंस 1 जो है वो आपको, अच्छा इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ये जो आपको डिस्टेंस दिया हुआ है 20 न्यूटन वाला, यानी कि आपको ये दिया हुआ है, ये आपका 3 मीटर के बराबर है और आपको ये वाला मालूम करना है। ठीक है, तो ये वाला आपका मतलब जो सेकंड फोर्स है इसका डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, तो D1 इसका मतलब आपको मालूम करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस D1 आपको मालूम करना है और D2 जो है वो आपको दिया हुआ है 3 मीटर। ओके हो गया, दो फोर्सेस हो गई, दो डिस्टेंस हो गए। आपको पता है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ऐसा वक्त होता है जिसके अंदर दोनों टॉर्क बराबर हों। ठीक है, तो दोनों टॉर्क के हमने फॉर्मूले लिख दिए, अब हमें इसको पुट करना है सिर्फ, ये हमारा F1 है, ये हमारा D1 है, ये F2, ये D2 पुट करते हैं। F1 कितना हुआ 12 और D1 तो हमें मालूम करना है, F2 कितना हो गया 20 और D2 कितना हो गया 3। ओके, तो अच्छा अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस 20 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 23 सा कितना हो जाएगा, 23 सा हो जाएगा 60। ये D1 आपको मालूम करना है, तो D1 कहेगा कि आप इसको अकेला छोड़ो। 12 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो जब हम 60 को 12 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा तो ये आ जाएगा 5 के, ठीक है 5 मीटर। ओके, अब इसका पार्ट 2 भी है, देखें अब इस पार्ट 2 में क्या कह रहे हैं, इफ़ 20 न्यूटन फोर्स इज मूव टू 4 सेंटीमीटर। हम दोबारा से डायग्राम बना लेते हैं पार्ट 2 के लिए। पार्ट 2 इसके लिए कह रहे हैं कि अब ये जो 20 मीटर पे थी ना पहले फोर्स, ठीक है, जो 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे थी, कह रहे हैं बेटा इसका डिस्टेंस बढ़ गया है। फर्स्ट करें ये 3 सेंटीमीटर पहले यहाँ थी, अब ये यहाँ आ गई है 4 सेंटीमीटर पे। 20 न्यूटन की उठ के जो है फोर्स वो यहाँ आ गई है F2 4 सेंटीमीटर पे 3 सेंटीमीटर से। ओके, पहले वाला डिस्टेंस तो वही है जो आपने मालूम किया है F1 वाले का, ये डिस्टेंस आपका है 5 मीटर। लेकिन कह रहे हैं फोर्स अब बताइए यहाँ पे कितनी लगानी होगी ताकि ये दोनों फिर से बैलेंस हो जाएं, एक दूसरे को बैलेंस कर दें, क्योंकि अगर इसका डिस्टेंस चेंज हुआ है तो इसकी यकीनन, अगर सेम यहाँ का डिस्टेंस वही सेम है पहले का, तो इसकी यकीनन फोर्स को कुछ चेंज करना पड़ेगा ताकि ये दोबारा बैलेंस हो। तो देखो इसको दोबारा बैलेंस करने के लिए आपको पता है दोनों साइड पे जो है T1 बराबर होगा T2, यही हमारा प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट है कि दोनों साइड का टॉर्क बराबर हो। सेम फॉर्मूला दोबारा लिखेंगे, F1 मल्टीप्लाई बाय D1 इज इक्वल्स टू F2 मल्टीप्लाई बाय D2। अब हमें यहाँ पे F1 मालूम करना है दोबारा से कि F1 क्या हो जाएगी, अब 12 न्यूटन नहीं रहेगी, उससे बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, तो हम अभी हम मालूम कर लेते हैं। तो F1 मल्टीप्लाई बाय D1 कितना हो गया आपका 5 हो गया जो आपने मालूम किया है। F2 20 ही है, बस इसका डिस्टेंस चेंज हो गया 4। तो हम क्या करेंगे, देखें हमें F1 मालूम करना है, F1 को अकेला छोड़ेंगे तो 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, वहाँ जाके 5 डिवाइड हो जाएगा। तो हम इसको पहले तो 20 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन इसको 5 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा 16 के बराबर। ठीक है, यानी कि अब आपकी फोर्स बढ़ गई 12 न्यूटन से, अब आपको 16 न्यूटन की फोर्स यहाँ पे लगानी होगी ताकि आपका दोनों साइड बैलेंस हो जाए। तो ये न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। अच्छा, न्यूमेरिकल नंबर 8 भी है बेटा। न्यूमेरिकल नंबर 8 भी जो है वो कपल से रिलेटेड न्यूमेरिकल है, क्योंकि इससे पहले हमने कपल का टॉपिक पढ़ा था। कपल के अंदर होता है कि दो फोर्सेस जो सेम मैग्नीट्यूड की हों, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल दो फोर्सेस हैं सेम मैग्नीट्यूड की, 15 न्यूटन 15 न्यूटन, दो सेम मैग्नीट्यूड है लेकिन इनका डायरेक्शन अलग हो, एक ऊपर की तरफ जा रही है एक नीचे की तरफ, तो ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, ये दोनों मिलकर टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं। ऐसा ही है ना कि अगर ये ऊपर जा रही है और नीचे जा रही है, फॉर एग्जाम्पल मैं इस पर अगर सेम फोर्स लगाती हूँ तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, टर्निंग इफेक्ट आ जाएगा। तो टर्निंग इफेक्ट ही होता है कपल के अंदर भी, इसलिए इसके अंदर कपल के अंदर इस फॉर्मूले में भी टॉर्क का ही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें कहा क्या जा रहा है, अब मैकेनिक यूज़ अ डबल आर्म स्पैनर, एक मैकेनिक है जो डबल आर्म स्पैनर मतलब डबल साइड वाला पाना जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। दोनों साइड पे ही अप्लाइड अ फोर्स ऑफ 15 न्यूटन, दोनों साइड पे इसको नट खोलने हैं और इसने 15 न्यूटन की ही फोर्स अप्लाई कर रहा है दोनों साइड पे।
एंड प्रोड्यूस अ टॉर्क ऑफ 60 न्यूटन, और जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है वो हो रहा है 60 न्यूटन का। अब आपसे कहना है लेंथ बता दीजिए ऑफ द मोमेंट आर्म। ये जो एक मोमेंट आर्म मतलब इन दोनों के बीच में, इन दोनों के पानों की जो मुंह है इनके बीच की लेंथ कितनी होगी, यानी कि इस स्पैनर की लेंथ कितनी होगी, आपसे ये पूछ ली गई है। तो डेटा बनाते हैं बेटा। आपको देखें फोर्स दी हुई थी कितनी, 15 न्यूटन की फोर्स है, टॉर्क आपको दिया हुआ है 60 का, और लेंथ आपसे जो है वो पूछ ली गई है कितनी होगी। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं इसके लिए। आपका सेम आपको मैंने कहा कि कपल वाला जो है वो टॉर्क का ही फॉर्मूला होता है, ये बराबर होगा T इजिकल्स टू F इंटू एल के। ठीक है, T आपको कितना दिया हुआ है 60, F कितना दिया हुआ है 15, L आपको मालूम करना है। तो L को मालूम करना है तो L को आपने अकेला छोड़ना होगा, 15 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाके डिवाइड। तो इसको अरेंज करके लिख लेते हैं 60 डिवाइडेड बाय 15। तो जब हम 60 को 15 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4 के बराबर। ठीक है, तो लेंथ कितनी आ गई बेटा स्पैनर की, लेंथ आ गई इसकी 4 मीटर की। ठीक है, 4 मीटर इसकी लेंथ आ गई। अच्छा जी, अब क्या है इस न्यूमेरिकल के अंदर, इसका पार्ट बी भी है। इस पार्ट बी में आपसे क्या कह रहे हैं बेटा, इसमें कह रहे हैं इफ़ ही वांट टू प्रोड्यूस अ टॉर्क ऑफ 80 न्यूटन। अब चाहता है वो कि 60 न्यूटन से इसका टॉर्क बढ़ जाए, 80 न्यूटन पे चल जाए विद द सेम स्पैनर, स्पैनर सेम ही हो, मतलब उसकी लेंथ वही हो जो उसने अभी मालूम की है 4 मीटर का। हाउ मच फोर्स शुड ही अप्लाई, तो अब इसे फोर्स कितनी लगानी होगी। तो देखें पार्ट 2 में क्या कह रहे हैं कि स्पैनर में वो चाहता है कि उसका टॉर्क बढ़ जाए 60 से हो जाए 80 न्यूटन के बराबर, लेंथ वही है पाने की 4 मीटर की। कह रहे हैं आप उसको फोर्स मजीद और कितनी लगानी होगी। आप सेम फॉर्मूला मालूम लगाएंगे इस पर, तो टॉर्क इज इक्वल्स टू F मल्टीप्लाई बाय एल। तो आपने F मालूम करना है, F को अकेला छोड़ देंगे, ये हो जाएगा F इज इक्वल्स टू टॉर्क डिवाइडेड बाय एल। वैल्यूज पुट कर लेते हैं बेटा। टॉर्क आपका कितना चाहते हैं 80 डिवाइडेड बाय 4, तो जब आप इस 80 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा 20 के। तो आपकी फोर्स कितनी निकल आई 20 न्यूटन के। ठीक है जी, लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। अच्छा, इससे पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट बता दूं, देखिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ना इस बुक के, तो वो हैं आपके ये वाला न्यूमेरिकल 3B और ये 4B और ये टॉर्क के न्यूमेरिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, टॉर्क और कपल देखें दोनों का सेम ही न्यूमेरिकल है, तो ये दोनों में से कुछ भी आ सकता है, आपको पता है ये दोनों सेम ही है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 3 आपने लाजमी करने। ये वाला आप कर लें ठीक है, लेकिन ये जो पहला वाला मैंने बताया था आप ये स्किप कर सकते हैं, और ये वाला भी आप टोटली स्किप कर सकते हैं। ये न्यूमेरिकल कभी नहीं आया ना आने की इसके चांसेस हैं, तो लेकिन मैं ये सॉल्व आपको ज़रूर करवा दूंगी। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें कहा क्या जा रहा है आपसे, गौर से सुनना है आपने, थोड़ा सा ट्रिकी न्यूमेरिकल है। इसमें कह रहे हैं आ यूनिफॉर्म मीटर रूलर, एक यूनिफॉर्म मीटर रूलर है, इज बैलेंस एट 30 सेंटीमीटर मार्क व्हेन अ लोड ऑफ 0.80 न्यूटन इज हैंगिंग ऑन 0 मार्क। कह रहे हैं एक रूलर है, ठीक है, एक रूलर है यूनिफॉर्म मीटर रॉड है, एक रॉड है, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं उसको जो है बैलेंस किया गया है एक जगह पे, जो है कितने के बराबर बेटा 30 सेंटीमीटर के पे। ओके, यहाँ पे आपने इसको बैलेंस किया हुआ है। ओके, अब इसका देखिए एक यूनिफॉर्म रॉड है, तो इसकी जो लेंथ है ना वो कितनी होगी बेटा, अगर एक ये यूनिफॉर्म रॉड मीटर है तो ये 1 मीटर के बराबर इसकी लेंथ होगी। ओके, और अगर इसको 30 सेंटीमीटर के ऊपर बैलेंस किया गया है तो हमें देखें, हम इसको अगर मीटर्स में लेके आते हैं तो इसको फॉर एग्जांपल हमने इस पॉइंट को नाम दे दिया O, तो इसकी जो जिस पे बैलेंस किया गया होगा, जो बैलेंसिंग पॉइंट है, जब हम इसको 30 सेंटीमीटर से मीटर पे जाएंगे तो ये हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 100, तो ये हो जाएगा 0.3 मीटर के बराबर। ठीक है जी, ये इस 0.3 मीटर पे समझे ये इसको बैलेंस किया गया है, इसको अटैच किया गया है। अब आपसे कह रहे हैं व्हेन अ लोड ऑफ 0.8 न्यूटन इज हैंग एट द जीरो, कह रहे हैं इसका जो जीरो पॉइंट है इस पे एक लोड, एक वजन अटैच किया गया है जो कितने बराबर है बेटा, ये है 0.80 न्यूटन के। ठीक है, फोर्स आपको लगाई गई है कितनी 0.80 न्यूटन के। ओके, ज़रा गौर से सुनना है आपने। अब आपसे क्या कह रहे हैं, आपसे क्या पूछ रहे हैं, एट व्हाट पॉइंट ऑफ द रूलर इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द रूलर। कह रहे हैं किस पॉइंट पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी। पार्ट 1 में आपसे पूछा गया है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी बताएं किस पॉइंट पे होगी, और पार्ट 2 में पूछा गया आपसे कैलकुलेट द वेट ऑफ द रूलर। इसका आपने वेट बता देना है रूलर का कितना होगा। सही है,
तो देखें इसमें दो चीज़ें आ रही हैं। हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास का डेफिनेशन पढ़ी है कि किसी भी बॉडी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास जो है वो उसका मिड पॉइंट होता है। ओके, मिड पॉइंट होता है। ओके, तो देखें अगर इसका हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी मालूम करना है कितना होगा, तो इसका मिड पॉइंट कितने के बराबर होगा, ज़रा आप गौर से देखें। अगर इसके लेंथ पूरी 1 मीटर है, क्योंकि एक यूनिफॉर्म रॉड है, इसकी 1 मीटर है, तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका हाफ हो गया ना। तो अगर हम पार्ट 1 मालूम करते हैं तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो बेटा कितने के बराबर हो जाएगी। अगर इसकी टोटल लेंथ, फर्स्ट करें मैंने ये इस पॉइंट को जहाँ पे इसका वेट अटैच है इसको ए नाम दे दिया, और पॉइंट बी को जहाँ तक का रूलर है इसको बी। तो टोटल ए बी की जो आपको लेंथ दी हुई है वो दी हुई है आपको 1 मीटर। तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, आप क्या करेंगे, इसकी जो लेंथ है 1 मीटर, इसको आप डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हाफ लेंथ आ जाएगी। तो इसकी हाफ लेंथ किसके बराबर हो जाएगी बेटा, जब हम 1 डिवाइड बाई 2 करते हैं तो ये 0.5 मीटर। तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना हो गया, 0.5 के। पार्ट 1 सॉल्व कर लिया। अच्छा जी, अब पार्ट 2 में आपसे कह रहे हैं कि हमें इस रूलर का वेट बताना है। तो देखें वेट क्या होगा इसका, यहाँ से लेके वेट, अच्छा इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं, इस मिड पॉइंट को फॉर एग्जांपल सी हमने नाम दे दिया। ठीक है, अब आपने गौर से समझना है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी आपका मिड पॉइंट होता है और एक बॉडी का जो कंप्लीट वेट है वो भी इसके मिड पॉइंट पे ही एग्जिट करता है। तो ये ही पॉइंट इसका वेट होगा। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जब आप मालूम करेंगे उसकी मदद से आप इसका अच्छा एक मिनट यहाँ से देखें, फोर्स 1 जो है इसका यहाँ से लेके यहाँ तक का जहाँ से बैलेंस थी, इसका डिस्टेंस हमने जब मीटर्स में निकाला था ये 0.3 के बराबर हो गया। हमने देखे सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाला, ये कितना था, 0.5 के बराबर। ओके, तो अगर वेट बैलेंस यहाँ है तो यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस में आप गौर करें कि अगर हाफ ये 0.3 के बराबर है तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 0.2 के। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 डिस्टेंस आ गए और 2 फोर्सेस आ गए। एक फोर्स आपको दी हुई है और एक फोर्स यानी कि वेट ही है, आपने मालूम करना है। इसका मैं डेटा आपको दोबारा बना लेती हूँ। देखें एक फोर्स आपको दी हुई है कितनी, 0.80 न्यूटन के, जिसका डिस्टेंस आपको क्या बताया हुआ है, कितना है डिस्टेंस इसका हम d1 लिख लेते हैं, डिस्टेंस है इसका 0.3 मीटर के बराबर। ठीक है, दूसरी फोर्स जो है आपको F2 जो है वो वेट आपसे पूछा गया, वेट की शक्ल में दी गई है जो कि आपको मालूम करना है, और इसका डिस्टेंस जो है वो बराबर है कितने के, 0.2 के बराबर। अब आपके पास वही है, जब ये बैलेंस हो रहा है तो इसके अंदर वही फॉर्मूला लगेगा कि T1 इज इक्वल्स टू T2, यानी कि दोनों टॉर्क इसके बैलेंस हैं, तभी तो ये एक दूसरे को बैलेंस कर रही है, ये चीज़ इसने बैलेंस की हुई है। इसकी मदद से हम इसका वेट मालूम कर लेते हैं। तो बस हमें वैल्यूज़ पुट करनी है। हमें फॉर्मूला क्या होता है, ये हो जाएगा F1 मल्टीप्लाई बाय D1 और ये हो जाएगा F2, लेकिन यहाँ पे फोर्स को हमने वेट से शो किया हुआ है तो इसे हम W लिख देंगे, W मल्टीप्लाई बाय D2। ओके, वैल्यूज पुट करेंगे। F1 किसके बराबर था, ये था 0.80 के, मल्टीप्लाई बाय 0.3 इज इक्वल्स टू W मल्टीप्लाई बाय 0.2 के, जो इसका डिस्टेंस था। अब हमें वेट मालूम करना है तो वेट को हम अकेला छोड़ देंगे, 0.2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाके डिवाइड होगा। तो इसको अरेंज करके लिख लेते हैं। अरेंज कर लिया है हमने। अब हम जब इसको कैलकुलेटर में पुट करेंगे, पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इज इक्वल्स टू दबाएंगे, उसके बाद इसको 0.2 से डिवाइड करेंगे। तो कैलकुलेटर में सॉल्व करने के बाद इसका जवाब आ जाएगा 1.2 न्यूटन के बराबर। तो ये फोर्स, ये वेट है उस रूलर का। ठीक है जी, न्यूमेरिकल समझ आ गया होगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा पढ़ाने का स्टाइल कैसा लगता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।